मार्केट में एक नया दिन और एक नया आईपीओ आ गया है। अभी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे ऑलरेडी मार्केट में 2 एक्टिव आईपीओस चलेंगे, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अभी गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का एक आईपीओ आ रहा है, जिसकी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। क्या है कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्या सेक्टर में इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, क्यों पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, आईपीओ की डेट्स क्या है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग डीप डाइव एनालिसिस करेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का। अभी पहले हम लोग जाके देखते हैं आईपीओ की डेट्स। अभी आईपीओ शुरू होगा 23 तारीख को, ख़त्म होगा 25 तारीख को। अलॉटमेंट होगा 28 तारीख को। जिसको अलॉटमेंट हुई है 29 तारीख को उसके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। जिसको अलॉटमेंट नहीं हुई है 29 तारीख के दिन ही उसको पैसे रिफंड हो जाएंगे। और इसका लिस्टिंग होगा 30 तारीख को, यानी कि 30 अक्टूबर को वेंसडे के दिन लिस्टिंग हो जाएगा। अभी अगर हम लोग फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। प्राइस बैंड अगर देखेंगे तो 334 से लेके 352 का प्राइस बैंड है, और 42 शेयर्स का एक लॉट बनाया हुआ है। अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो हम लोग 352 पर ही अप्लाई करेंगे, या जो भी कट ऑफ प्राइस पर रहेगा उस पर ही अप्लाई करेंगे। 351.90 पर भी अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। अभी अगर टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 554 करोड़ का, 550 करोड़ का एक छोटा सा या मीडियम साइज का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 230 करोड़ के आसपास का राशि बनती हुई आ रही है। अभी ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में क्या फ़र्क रहता है? फ्रेश इशू यानी कि नए शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं गोदावरी बायो रिफाइनरी के। बट अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, वो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो इसका 60-40 का रेशियो है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आता है। कम से कम 75-25 का रेशियो तो होना चाहिए कि 75% फ्रेश इशू हो और उसके बाद 25% ऑफर फॉर सेल हो, या 30-70% या 70-30% भी कहीं ना कहीं ठीक लगता है। बट ठीक है, हम लोग आगे जाके कंपनी के फाइनेंशियल सब भी देखेंगे, उससे हम लोग को और ज़्यादा अंदाज़ा समझ में आएगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो QIB को 50% का कोटा मिला है, 35% रिटेल वालों को और 15% HNI वालों को। मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट ले सकते हो, जिसका आपको टोटल वैल्यू पड़ेगा 1,92,192 रुपीज़ का। ठीक है, और HNI का उसके बाद आपको जो भी लगेगा, आप 10 लाख के आसपास तक आपको HNI का कोटा पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, रिटेल में लो एप्लीकेशन आप भरो या HNI का एप्लीकेशन भरो, जिस दिन आप स्टॉक लिस्ट होता है आप उस दिन भी अपने शेयर्स बेच सकते हो, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता इसके अंदर, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अभी अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री IPO 81% की होल्डिंग है, और पोस्ट IPO इसकी होल्डिंग 63% की हो जाएगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मोटा मोटी ठीक ठाक ही, इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स वाले, FIIs, DIIs, ये लोग सब लोग भी कभी ना कभी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो मोटा मोटी 78-80% जो मनी है, जो इनफ्लो है कंपनी में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स का, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो लोग का ही पैसा रहेगा। पब्लिक के पास 15 से 20% का ही होल्डिंग्स रहेगा, जो कि इतना ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। अभी अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 में, और एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी ऑपरेट्स एन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी विथ 570 KLPD फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ MPO इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो MPO जो केमिकल है इसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी कि जितना ये लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये लोग बायो इथाइल एसीटेट भी बनाते हैं, और इट इज़ वन ऑफ ओनली 2 मैन्युफैक्चरर्स एंड ओनली कंपनी इन इंडिया दैट मेक्स बायो इथाइल एसीटेट। तो ये वन ऑफ द मोनोपोली कंपनी है। अगर हम लोग ये बायो रिफाइनरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में बात करें तो, अगर इसको मैं सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो एक केमिकल इंडस्ट्री की ये कंपनी नज़र आती हुई दिख रही है। ठीक है, अभी कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स बायो बेस्ड केमिकल, शुगर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ इथेनॉल एंड पावर। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज फूड, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर नहीं पता होगा
तो ये जो भी इथेनॉल जो होता है ये एक टाइप का एक अल्कोहल होता है, ठीक है। अभी अल्कोहल ये आपके फूड कलरिंग में भी काम आता है, ठीक है। जो भी अगर आप घर पे बिरयानी बना रहे हो या कोई भी ऐसे कुछ फूड के जो आइटम्स बना रहे हो जिसके अंदर फूड के कलर्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं इथेनॉल यूज़ होता है। बेवरेजेस यानी कि जो सोडा हो गया, जो आपका थम्स अप, स्प्राइट वो सब हो गया, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इथेनॉल यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जो आपके जो डेटॉल सब वाले जो रहते हैं, जो ऑइंटमेंट्स सब रहते हैं, वो सब में भी लिक्विड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इथेनॉल यूज़ होता है। एक टाइप का अल्कोहल होता है ऑब्वियसली। फ्लेवर्स होते हैं जो काफ़ी सारे, उसके अंदर अल्कोहल यूज़ होता है। परफ्यूम्स के अंदर तो आप सभी को पता रहेगा, फॉग की इतनी सारी ऐड आती है कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, गैस नहीं है। तो ये यूजुअली अल्कोहल्स सब में यूज़ होता है। फ्यूल में यूज़ होता है। पर्सनल केयर में जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे, उसमें कॉस्मेटिक्स सब में ये अल्कोहल यूज़ होता है इथेनॉल का। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ये जो केमिकल है इसका एक ही जगह पे यूज़ होगा। ये काफ़ी ज़्यादा वेरियस इंडस्ट्री में, वेरियस सेक्टर में यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एक अच्छी बात है, ठीक है। अभी कंपनी के 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, और जिसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से ये लोग का जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। साकरवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, समीरवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक नवी मुंबई में है, ठीक है। एज ऑफ जून 30, 2024 द कंपनी एम्प्लॉयज 52 परमानेंट रिसर्च स्टाफ एंड 8 साइंटिस्ट विद डॉक्टरल डिग्रीज। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप फार्मा वार्मा में आप डील कर रहे हो तो आपके पास ऐसे साइंटिस्ट होने चाहिए जिन लोग को जो 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 डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टरल डिग्रीज यानी कि आप उस सेक्टर से रिलेटेड आप केमिकल्स बना रहे हो। क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, अगर आप फार्मा से रिलेटेड अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी दवाई में जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या जिस भी केमिकल का यूज़ आप करने वाले हो, क्या ये सूटेबल है कि नहीं है। कॉस्मेटिक्स वो सब में भी ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन केयर है, बट दवाई में ज़्यादा एक क्रिटिकल चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 द कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड 18 पेटेंट्स एंड रिसीव्ड 53 रजिस्ट्रेशन फॉर दीज प्रोडक्ट प्रोसेसेस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव बात है कि 18 पेटेंट अभी मिल चुके हैं और 53 रजिस्ट्रेशन भी है, और ये दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लोग ने ऑलरेडी बताया गया है। द कंपनीज क्लाइंट बेस इंक्लूड्स मार्की प्लेयर सच एज हर्शीज़ इंडिया। हर्शीज़ इंडिया तो आप लोगों को पता ही होगा, हर्शीज़ सिरप आता है जिसका। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस है, कर्नाटका केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्नो वैक्सम और लैंसेक्स, इन सभी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपनी ऑल्सो सर्व्स इन ओवर 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, नीदरलैंड्स। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में ये लोग ऑपरेट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी है, यूके भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी मोटी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गई, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी। अभी आप इसमें एक और एक चीज़ जानना कि जो परफ्यूम जो ब्रांड है ये सब यूजुअली कहाँ से आते हैं, सब आते हैं फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से। ये सब वहाँ एकदम अच्छे बनते हैं। तो डेफिनेटली ये वो लोग के क्लाइंट्स जो हो गए वो सब जर्मनी, फ्रांस, इटली, वो सब में से कहीं ना कहीं वो लोग परफ्यूम्स के लिए ज़्यादा ये लोग को ऑर्डर्स देते रहेंगे, मतलब मेरा ऐसा मानना है। यूएई हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब से बाकी सारे दूसरे ऑर्डर्स आते रहेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। द कंपनी ऑपरेट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, वन इन बागलकोट कर्नाटक एंड अदर इन अहमदनगर महाराष्ट्र। तो जिसकी 2 फैसिलिटीज़ है कर्नाटक और एक महाराष्ट्र में, जो कि अगेन अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जियोग्राफिक डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र या सिर्फ कर्नाटक में या फिर कोई भी एक ही स्टेट या सिटी में ये लोग का ज़्यादा बिजनेस है। जैसा कि हम लोग ने एक पिछले जो एक आईपीओ का वीडियो बनाया था, आप कमेंट करके बताना कौन से आईपीओ का वीडियो बनाया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी यानी कि जो लोग गुजरात में ही सिर्फ ऑपरेट कर रहे थे और वो लोग अभी अपना फैसिलिटी उड़ीसा में बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। एज ऑफ जून 30, 2024 द कंपनी हैज़ 1583 परमानेंट एम्प्लॉयज़, आउट ऑफ विच 437 एम्प्लॉयज़ आर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर कैसा होता है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, यानी कि मतलब मुझे एक काम आता है, दूसरा काम मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, ठीक है। या तो अनस्किल्ड मतलब एकदम नए एम्प्लॉयज़ है, जो लोग ने अभी डिग्री विग्री ले लिया है, वो लोग को थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मशीनरी यूज़ करना पड़ता है, तो वैसे पता है। बट बाकी आप देखोगे 1500 में से या 1600 में से 450 ऐसे एम्प्लॉयज़ है, बाकी 1100 एम्प्लॉयज़ है जो लोग अच्छे खासे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, ठीक है। अभी अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 से 2024 तक के फुल ईयर के ये लोग ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया और जून 2024 का एक ही क्वार्टर का दिया है,
हालांकि ये लोग जो एक और एक क्वार्टर है सितंबर वाला वो भी दे सकते थे, बट ठीक है, हम लोग इसी के अंदर जो भी है एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो एसेट्स 1733 करोड़ से बढ़कर 1743 करोड़ हो गए और उससे बढ़कर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर एक साल में इतना ज़्यादा जंप नहीं है, बट यहाँ पर 250 करोड़ के एसेट्स लोग ने जोड़ दिया। रेवेन्यू की बात करें तो 1700 करोड़ से जंप होकर 2000 करोड़ हो गई, बट फिर गिरावट आया, अभी वापस 1700 करोड़ हो गया और उसके बाद ये क्वार्टर के हिसाब से 525 करोड़ है। अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो मोटा मोटी 2100 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू बनते हुए दिख रहे हैं। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1700 करोड़ पे अगर देखेंगे तो 19 करोड़ का प्रॉफिट बना है, यानी कि मोटा मोटी 1-1.5% का मार्जिन बना था। 2000 करोड़ पे वापस 19%, वापस 1900 करोड़ का प्रॉफिट, 19 करोड़ का प्रॉफिट बना है, यानी कि मोटा मोटी वापस 1% से भी थोड़ा सा कम मार्जिन मिला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से। अगर हम लोग पैट मार्जिन की बात करें 17 करोड़ पे 1700 करोड़ पे 12 करोड़ का प्रॉफिट बना है, यानी कि अगेन ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। अभी अगर हम लोग देखें तो 525 करोड़ पे जो पिछला एक क्वार्टर बना था उसके ऊपर -26 करोड़, यानी कि तो प्रॉफिट लोग ने बुक भी नहीं करा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न की बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही जो हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस करा है, अगर आपके ऐसे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अगर आप उसको कैटर करोगे ना तो यूजुअली आप उसके साथ, वो लोग के साथ मार्जिन के साथ आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर कल को मैंने कोई एक कंपनी खोल दिया, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये साबुन बनाया है, ठीक है, और ये साबुन मैंने बनाया 100 रुपये का, बट मैं आप लोगों को बेचूंगा 200 रुपये में, मैं 100 रुपये मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करेगा मालूम है क्या? मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कोई ऐसा बाय सेल रिकमेंडेशन या कुछ भी ऐसा बता नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या कोई भी एक बड़ी सी सोप की कंपनी है, ठीक है, जिसके पास मैं गया, जो इंडिया की वन ऑफ द मान लो बिगेस्ट कंपनी है, तो उसके पास मान लो मैं गया, मैं बोला 100 रुपये मैंने साबुन बनाया, मैं आप लोगों को 200 रुपये में बेचूंगा, आप मार्केट में 300 रुपये में बेच दो, जो भी आपका लुकआउट है आप देख लो। बट अभी वो कंपनी क्या करेगी मालूम है? मुझे 100 रुपये देने से अच्छा वो बोलेगी एक काम करते हैं, उससे अच्छा मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, मैं खुद इसके अंदर बिलियंस ऑफ पैसे डाल के मैं अपने फैक्ट्री बनाऊंगा और मैं खुद ही क्या बोलते हैं, मैं एक खुद ही जो भी प्रॉफिट है मैं खुद ही ले लूँगा, मैं आपको पैसे क्यों दूँ? तो उससे अच्छा मैं निगोशिएट करने से क्या करूँगा, मैं ठीक है मैं आपको 200 रुपये में नहीं बेचूंगा, मैं आपको 150 रुपये में बेचूंगा, फिर भी वो कंपनी नहीं मान रही, तो फिर मैं अपना प्रॉफिट घटा के मैं बोलूँगा 120 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर सिर्फ 20% का मार्जिन मिलेगा। जहाँ पर मुझे 100% का मार्जिन मिल सकता था, बट वहाँ पर मुझे सिर्फ 20% का मार्जिन मिलेगा, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो लोग इतना पैसा है कि वो लोग खुद का एक फैक्ट्री डाल के वो लोग खुद ही वो एक नया सेटअप, एक नई इंडस्ट्री में, एक नए सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ पर जो मेरा जो गेम है, जो जहाँ पर मेरा मैं कमाने की क्षमता रखता हूँ वो भी मेरे से कम हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये एक जब भी आपके पास बड़े क्लाइंट्स रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये एक दिक्कत आ सकती है। इसके अंदर अच्छी बात ये रहती है कि जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स रहते हैं हमेशा आपकी ऑर्डर बुक्स भरी हुई रहती है, यानी कि आपके पास ऑर्डर्स आते जाते रहते हैं, हर मतलब हर अगले क्वार्टर, हर अगले दूसरे महीने आपके पास ऑर्डर्स हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये एक अच्छी बात होती है। अभी अगर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 431 करोड़ से बढ़कर 447 करोड़ हो गया, बढ़कर 458 करोड़ हो गया अभी, लेकिन कहीं ना कहीं घटकर 432 करोड़ हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिजर्व्स भी कम हुए हैं और प्रॉफिट भी कम हुआ है। बोरोइंग्स की बात करें तो 636 से बढ़कर 738 करोड़ हो गए, फिर घटकर 663 करोड़ हो गए, अभी वापस 703 करोड़ हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा डामाडोल लग ही रहा है। 700 करोड़ ऑन एन एवरेज लोग के पास जो उधार है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं 1800 करोड़ की कंपनी है, मोटा मोटी इसको हम लोग मिड कैप टू स्मॉल कैप की ही कंसिडर करेंगे। प्री आईपीओ अगर इसका हम लोग ईपीएस देखें तो 2.93 ईपीएस है, पोस्ट आईपीओ -20 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ पीई रेशियो की बात करें तो 120 का है, पोस्ट आईपीओ -17 पे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा नंबर ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रेशियोज़ की बात करें तो ROE -11 पे है, ROC -2.35 है, डेट टू इक्विटी रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे, 3.01, यानी कि आपके जेब में 100 रुपये पड़े हैं और आपके ऊपर कर्जा 300 रुपये गए। इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हो। पैट मार्जिन देखें तो आप देखोगे -5% है, यानी कि अभी तक ये लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए हैं, इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, अभी ये एक चीज़ देख लेते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, आगे कंपनी ग्रोथ करने के लिए क्या क्या सोच रही है। अभी अगर देखेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को तो हम लोग निकाल देंगे रीपेमेंट / प्रीपेमेंट इन
फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अभी एक्सपेंशन का नहीं सोच सकते हो, क्योंकि अभी तक तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं। ठीक है, अभी आपका पैट मार्जिन -4.97 चल रहा है, -5% का आपका ये चल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो काफ़ी ज़्यादा कम ही है, आप ज़्यादा इस मार्जिन पे खेल भी नहीं रहे हो। 1800-2000 करोड़ पे आप सिर्फ 20 करोड़ कमा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मार्जिन बहुत कम है। और इसके ऊपर से आपके पास 700 करोड़ के लोन्स चल रहे हैं आपके ऊपर, या बोरविंग्स चल रही है। तो जितना हो सके इतना अगर हम लोग इसको कम करेंगे, अगर आप देखोगे ऊपर, तो ये लोग के पास, जो कंपनी के पास जो पैसा जा रहा है वो 325 करोड़ जा रहा है। अभी 325 करोड़ मतलब 700 में से 325 करोड़ गए, तो मोटा मोटी ये लोग के पास 350 करोड़, 375 करोड़ फिर भी लोन बचा हुआ रहेगा, जो कि डेफिनेटली कम है होगा अभी से। मतलब अभी 700 करोड़ है, उससे तो कम ही तभी लोन बचे रहेगा, अगर ये 325 करोड़ पूरा अगर ये लोग लोन रीपेमेंट करने में यूज़ करते हैं तो। ठीक है, मान लो इसमें से 300 करोड़ भी अगर कम हो गए, सिर्फ 400 करोड़ बचे रहेंगे, तो जहाँ पर अब ये प्रॉफिट -26 करोड़ का दिख रहा है, आने वाले क्वार्टर में ये थोड़ा सा और कम होगा, यानी कि जो -26 करोड़ है उससे कम होके -10 करोड़ मान लीजिए, फिर उससे कम होके फिर लोग वापस पॉजिटिव में आएंगे। धीरे धीरे लोन कम कर सकते हैं और उसके बाद ये लोग प्रॉफिट अब बढ़ा सकते हैं, या अपना प्रॉफिटेबल बन सकते हैं अच्छे से ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आप देखोगे पिछले 3 साल लोग ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा था या प्रॉफिटेबल थे, बट एक क्वार्टर पे लोग प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो इसका ये भी एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को ऑर्डर्स जो मिलते रहेंगे वो सेकेंड हाफ में मिलते रहेंगे। तो जब सेकेंड हाफ में जब कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, तब हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा ये लोग प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एक्चुअली ये कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है, वो हम लोग को तभी समझ में आएगा। अभी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, तो बायो रिफाइनरी एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, तो केमिकल तो आने वाले टाइम में चलेगा ही चलेगा, बट ये जो भी है ना, ये सब जो वेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी जो क्रॉप्स जो वेस्ट निकलता है, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना जो वेस्ट निकलता है, इन सब लोग को यूज़ करके ऐसा मतलब ये रिसाइकल एक हिसाब में करते हैं लोग, जो कि आने वाले जो वेस्टेज होता है उसको कम करते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस सब चीज़ों में काम कर रही है, क्योंकि इन सब चीज़ से क्या होता है ना, पॉल्यूशन कम होता है। तो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली काम होता है कि पॉल्यूशन जितना हो सके कम करे, और ऑब्वियसली इससे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जो लोगों में लोग यूज़ कर सकते हो, उसका कुछ काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री या जो सेक्टर है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सब जो फ्यूल्स वो सब है वो तो काम आएंगे ही, पर्सनल केयर वो सब प्रोडक्ट्स है, फ्लेवर्स फ्रेगरेंसेज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड बेवरेजेस वो सब में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर में ये लोग डील करने वाले, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर है, तो वेल डाइवर्सिफाइड ये लोग के पोर्टफोलियोज़ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बस इसके अंदर बुरी बात है कि यही लग रही है कि जो नंबर्स है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर्सनली मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं अभी तो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डेफिनेटली वेट करूँगा एक दो क्वार्टर का रिजल्ट्स आने के बाद, कैसे नंबर्स दिख रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबल हम लोग हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। एक 2 क्वार्टर के जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक तो एटलीस्ट मैं वेट करूँगा। 2 पॉजिटिव क्वार्टर्स आएंगे, उसके बाद मुझे वापस मैं रीअसेस करूँगा, रीएनालाइज करूँगा कंपनी को, फिर उसके बाद मैं कहीं ना कहीं डिसीजन बनाने का सोचूंगा। फिलहाल तो इंडस्ट्री अच्छी है, एज इन सेक्टर अच्छा है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस सेक्टर में ग्रोथ तो है, बट फिलहाल कंपनी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है नंबर्स के मुकाबले। मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और ऊपर से आप देखोगे अगर मैं इसको प्रॉफिटेबल कंसिडर कर भी लेता, मान लो अगर ये माइनस में नहीं रहता, 10 करोड़ भी प्रॉफिट रहता, तो भी आप देख रहे हो आप पूरे साल में कमा रहे हो 20 करोड़ रुपए, बट आपका जो डेट है वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे दिक्कत की बात लग रही है। ऑब्वियसली ये लोग के पास जो रिजर्व्स है, अगर ये इसको और जो आईपीओ से जो पैसा उठा रहे उसको अगर मिला के कर देंगे तो बोरोइंग्स पूरी कम हो जाएगी, बट रिजर्व्स भी पूरे ख़त्म हो जाएंगे, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं, क्योंकि कंपनी के पास कहीं ना कहीं हमेशा कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अगर एंड मोमेंट पे कुछ हो गया तो वो आपको कैश ही बचाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि कंपनी अपना पूरा रिजर्व्स बेच के या पूरा रिजर्व से अपना बोरोइंग्स ख़त्म कर देवे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। तो फ़िलहाल तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया है इस कंपनी में, बट डेफ़िनेटली आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या सोच है, क्या आप मेरे सोच से मिलते जुलते सोच रख रहे हो या आपका कुछ अलग सोच विचार है, आपको क्या लग रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या इसी कोई इंडस्ट्री में, इसी कोई सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी है जो ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा अच्छे भाव में है, वो आप लोगों को अगर कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस करना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हो सके तो जो नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन की जो घंटी है वो भी ज़रूर दबा देना, ताकि जो हमारी जो अगली वीडियोस जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।